नमस्कार मित्रों, आदर्श विद्या मंदिर मखाने में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 11 का अंतिम भाग, जिसके अंदर प्रश्नमाला 11.4 के अपने दो प्रश्न रह चुके हैं, वो आज हम करते हैं। इसका पांचवा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री हो तो एवं बीडी कर्ण एसी पर लंब हो तो सिद्ध कीजिए एडीबी समरूप बीडीसी। ये आपको सिद्ध करना है, दो त्रिभुज समरूप करने। तो सबसे पहले हम ABC एक त्रिभुज बनाएंगे जिसके अंदर 90 डिग्री कोण भी रखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिया, A नाम दे दिया, ये B 90 डिग्री हो गया और ये C नाम दे दिया। BD, B से D कर्ण AC पर लंब है। कर्ण कौन सा? इसका 90 के सामने वाला कर्ण होता है, इसके ऊपर BD एक लंबवत रेखा, मतलब ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। समझ में आ गया? ये भी कितना है? 90 डिग्री, और ये भी कितना है? 90 डिग्री, और ये बिंदु कौन सा हो गया? D हो तो सिद्ध करना है ADB ये वाला त्रिभुज, BDC ये वाला त्रिभुज, दोनों समरूप करने। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया क्या है? त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, ओके, और AC लंबवत BD, ये आपको दे रखा है। अब इसके अंदर सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। सिद्ध करना है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC, ओके। अब उत्पत्ति के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दो कोण बराबर करने होंगे। तो अपन को एक कोण तो बराबर है, ये इसका 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री, दूसरा एक कोण और बराबर करेंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इस ABC त्रिभुज के अंदर तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, इनका योग 180 होता नहीं होता है? इसके अंदर कोण B का मान 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर कोण A प्लस कोण C बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। कोण B का मान 90 दे रखा है तो उसको पक्षांतरण भी कर दिया, तो यहाँ से कोण A प्लस कोण C बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इतना काम कर लिया, अर्थात इस कोण का और इस कोण का योग कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री बाहर निकल गए, दोनों 90 डिग्री हो गए। अब देखो सेकंड कंडीशन के लिए हम त्रिभुज लेते हैं, और त्रिभुज BDC में ये कोण, अब कोण भी पूरा है तो यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा ABC, इन सब के नाम लिख देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कोण भी दो भागों में, ये भी गिना जाता है, ये भी गिना जाता है, इसलिए इसकी जगह कोण ABC लिखते हैं। कोण ABC, ओके। अब इसके अंदर कोण DBC प्लस कोण C, इसका योग भी क्या होगा बताओ? 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? कोण BDC बराबर 90 डिग्री होने के कारण। अब इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 राइट साइड में दोनों क्या है? 90 डिग्री है या नहीं है? तो दोनों तरफ 90 डिग्री है, तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे? इस 90 को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण A, ये वाला कोण A प्लस कोण C बराबर किससे हो जाएगा? कोण DBC प्लस कोण C। यहाँ देखो कोण C से कोण C क्या हुआ? कट गया। अब देखो कोण A किसके बराबर हो गया? कोण DBC, अर्थात जो ये वाला कोण है वो किसके बराबर हो गया? DBC के, अर्थात D इस कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ से अपन को एक कंडीशन मिल गई। तो अब लिखेंगे त्रिभुज दोनों के अंदर ABC व त्रिभुज BDC दोनों को समरूपता करेंगे। समरूपता के लिए तो पहली कंडीशन, कोण A बराबर कोण DBC, समीकरण नंबर ये कहाँ से है? समीकरण 1 से।
ओके। दूसरी चीज आपको दे रखा है ये कौन और ये कौन बराबर है, तो इस त्रिभुज का पहले कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी, तो ए बी सी, ए बी डी है, आपको सिद्ध करना ए बी डी है यहाँ, ठीक है ना। तो ए बी डी त्रिभुज है, ए बी डी, और दूसरा लिया था बी डी सी। तो इसके अंदर कोण ए और इसके अंदर कोण बी क्या है, बराबर है। कहां से आया, समीकरण 1 से। अब दूसरा, इसके अंदर 90 डिग्री और इसके अंदर 90 डिग्री दोनों क्या है, समान है, तो यहां से कोण ए डी बी बराबर कोण बी डी सी, क्या हो गया, बी डी सी दिया गया है ना, दोनों 90 डिग्री है। अब दोनों 90 डिग्री है, दो कोण समान हो गए, तो कौन सी समरूपता हो गई, ए समरूपता से। अब ए समरूपता से क्या हुआ, ये दोनों समरूप हो गए, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आ गया। दोनों के अंदर एक तो 90 दे रखा है, अब दोनों की एक बार इस दोनों का योग 90 किया, इन दोनों का योग 90 किया, जिससे क्या हुआ, ये दोनों कोण क्या हो गए, समान आ गए। और इससे एक कंडीशन यहाँ से मिल गई, एक ये दी रखी थी, जिससे ए समरूपता से ये दोनों समरूप हो गए। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या कौन सा था, 5वां। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 6। तो हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल या समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसके अंदर ये पूछा है कि एक वर्ग है, क्या है, वर्ग, ये ले लो वर्ग। इसके अंदर वर्ग में वर्ग की किसी भुजा, कोई भी भुजा ले लो, ये भुजा ले लो मान लो, इस भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, अर्थात जितनी लंबाई है उसी के अकॉर्डिंग एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, लो बना दिया समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण, अब इसी वर्ग कोई भी विकर्ण ले लो, ये विकर्ण ले लेते हैं, ठीक है। उससे विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, इस विकर्ण के ऊपर भी समबाहु त्रिभुज बनाए, मतलब इसको एक भुजा मानते हुए तो अपन क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज ये भी बना दिया, लो बन गया। देखो इस भुजा के ऊपर भी एक समबाहु त्रिभुज, इस विकर्ण के ऊपर भी एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब इसके अंदर क्या करना, देखो सबसे पहले दिया गया तो वो लिख देना, क्या लिखोगे, एक वर्ग की भुजा पर क्या बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज तथा वर्ग के उसी वर्ग के विकर्ण, इसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। तो अपन क्या करेंगे, जो भुजा के ऊपर बनाए इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले ए बी सी डी ई, ये नाम दे दिए। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल अर्थात त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2, अर्थात जो विकर्ण पर बनाएगा समबाहु त्रिभुज का है उसका क्षेत्रफल आधा होता है, कौन, छोटे वाले त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का। तो इसके अंदर लिख देंगे त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल, ये कंडीशन होगी, क्या है, छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले उपपत्ति के अंदर क्या करेंगे, देखो हम जानते हैं कि कोई भी एक वर्ग है,
वर्ग के अंदर चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती है। और प्रत्येक कोण कितने का बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। इसमें यदि आपको विकर्ण की लंबाई चाहिए तो आप कैसे करते हैं? विकर्ण चाहिए समवर्ग के अंदर, तो इसकी क्या क्या कंडीशन होती है? तो क्या करते हैं, मान लो कुछ भी ए है तो ये भी कितनी होगी? ए होगी। पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम इसकी साइड्स निकाल सकते हैं, विकर्ण निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये k हो गया, ये l हो गया, इसको a मान ले तो k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। k स्क्वायर ज्ञात करना है। a स्क्वायर का मतलब आधार का स्क्वायर और लंबी क्या है? आधार का स्क्वायर। क्या हो गया? k स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। अब यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2a स्क्वायर। अब a स्क्वायर बाहर आ सकता है क्योंकि रूट के अंदर है, स्क्वायर में, तो a अंडर रूट 2। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी वर्ग के अंदर विकर्ण की लंबाई क्या होती है? जो भी उसकी साइड्स की लेंथ होती है उसका रूट 2 गुना होता है। समझ में आ गया? अब ये a है तो रूट 2a हो जाएगा। ये 5 है तो अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या होगी, जो भी साइड्स की लेंथ होती है उसका रूट 2 गुना क्या होता है? उसका विकर्ण होता है। किसके अंदर? वर्ग के अंदर। तो यहां पर भी ध्यान रखना, आपको AEC एक ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 डिग्री है या नहीं, इसके सामने वाली ये भुजा चाहिए तो जितनी ये होगी उसका अंडर 2 गुना होगी या नहीं होगी। तो ये मैं सीधी बात लिख रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना। अब आगे क्या करते हैं देखें। अब देखो मेरे पास एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा? AEC में। ओके, अब इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज है नहीं है, तो यहां लिख देंगे मैं त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, अतः इसका और ये वर्ग भी है या नहीं, ये दोनों साइड्स बराबर है या नहीं है, तो लिख देंगे और AE इक्वल EC है, अतः तो इसका रेशियो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। समझ में आ गया? किसके कंपैरिजन में? क्योंकि आपको एक तो ये संभव त्रिभुज चाहिए, एक ये चाहिए, तो इस भुजा का और इस भुजा का रिलेशन चाहिए अपन को। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? तो इसका रिलेशन ये होगा, देखो EC और अपन को AC का रिलेशन चाहिए। यदि मैं इसको A मान लूं, यदि AC बराबर A है तो EC बराबर A है, तो ये कितनी होगी? अंडर रूट 2a। क्या हो जाएगी? अंडर रूट 2a। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना, यदि ये A मानता हूं तो AC कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2a या A अंडर रूट 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी मैंने बताया था यहाँ पर, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखो, अब हम दोनों संभव त्रिभुज लेते हैं। पहला लिया छोटा वाला त्रिभुज DEC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, इसका क्षेत्रफल बटा एरिया ऑफ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? BAC। समझ में आ गया? अब देखो, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अनुपात के उसके संगत भुजाओं के समान होता है, और संभव त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? समरूप के अंदर होते हैं। तो इस छोटे वाले के लिए मैं ये भुजा ले तो बड़े वाले के लिए ये भुजा होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? EC बटा इसी का स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल का उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, एरिया ऑफ त्रिभुज DED कहाँ से आएगा? DEC आएगा यहाँ पर, ठीक है ना? DEC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BAC बराबर, अब देखो EC का मान क्या है? A, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर।
ओके। और अब AC का मान क्या है, √2a, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर में क्या आ जाएगा, a² बटा √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a²। अब यहां से देखो a² से a² कट गया, यहां पर पीछे क्या बच गया, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BAC बराबर, यहां तो कुछ नहीं बचा मतलब 1, यहां क्या बच गया 2। अब यहां से क्या निकल गया फाइनल, एरिया ऑफ त्रिभुज DEC बराबर, ये इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज BAC। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, क्या DE का क्षेत्रफल 1/2 BAC का क्षेत्रफल। समझ में आ गया क्या, कि आपको एक पता करना, इस दोनों का रेशियो निकालना, और रेशियो हमें पता होता है कि किसी भी वर्ग के अंदर इस विकर्ण होता है वो √2a गुना होता है। समझ में आ गया, जो भी ये साइड्स होती है उसकी लेंथ का √2a गुना होगा। तो इस दोनों का मान लिख दिया, E और C की वैल्यू a मान ली, तो ये कितना हो जाएगा, AC a/2 हो जाएगा। उसके बाद दोनों का क्षेत्रफल लिया और दोस्त के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर लिखा और दोनों की वैल्यू रखी, वैल्यू से क्या हो गया, या पूरे रेशियो में गया। तो इस प्रकार आज हमने प्रश्नमाला 11.4 के साथ अध्याय 11 समाप्त हो गया है, और कल हम इसका कक्षाफलक लेंगे, तो इसकी तैयारी अच्छी से करनी है। तो हम अगले क्लास के अंदर एक नए अध्याय 12 से शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।